बिल पर हुई बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिमों को डराने की राजनीति की है, फिर चाहे वो धारा 370 हटाना हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर सीएए का। कि सीएए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रख। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया। बुधवार देर रात वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया, पर बिल पास होने से पहले आरोप और प्रत्यारोप का दौर 12 घंटे तक चला। विपक्षी पार्टियां इसे बार बार संविधान के खिलाफ बता रही थीं, मुसलमानों के साथ अन्याय का आरोप लगा रही थी। बिल पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर खरी खोटी सुनाई। शाह ने कहा कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यकों को डराती रही है, लेकिन केंद्र सरकार अब ऐसा नहीं करने देगी। सीएए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है, और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं, मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीएए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कि वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया और कहा कि इस बिल से बीजेपी की नीयत साफ हो गई है। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल में इस प्रकार का प्रावधान है कि जब सरकार द्वारा नामित 2 गैर मुस्लिम सदस्य उसमें हो सकते हैं, जबकि श्राइन बोर्ड में ऐसा नहीं है जम्मू कश्मीर के, जबकि केरला के देवोत्थान कमेटी में ऐसा नहीं है, वहां कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं हो सकता है, तो आखिर वक्फ बोर्ड में इस प्रकार का प्रावधान निहित करने का क्या आशय है? संशोधन बिल भले ही लोकसभा में पास सरकार ने करा लिया हो, लेकिन ये संख्या बल पर सरकार के बहुमत से देश नहीं चलेगा, देश सर्वसम्मत से चलेगा। जिस तरह से इसका हर ओर विरोध हो रहा है, अब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बोल रहे हैं, इस पर सफाई दे रहे हैं, तो जिन लोगों के लिए ये लाया जा रहा है, जिन समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक लोग ही विरोध कर रहे हैं इसका। बहरहाल लोकसभा में 288 वोट के साथ वक्फ बिल पास होने के बाद अब राज्यसभा में भी इसे पेश कर दिया गया है और बहस जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चंद महीने में चुनाव होने वाले हैं, पर महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर तस्वीर साफ होती नहीं दिख रही। आज कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना पहुंचे। उनसे जब सवाल हुआ कि क्या वो तेजस्वी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने ये कहकर सवाल को टाल दिया कि अभी इस पर बात नहीं हुई है। कर्नाटक के रहने वाले कृष्णा अल्लावरू इन दिनों बिहार में बार बार आ रहे हैं। इन्हें बिहार कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी का जिम्मा सौंपा गया है। अपनी इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अल्लावरू बिहार कांग्रेस के नेताओं से लगातार मुलाकात और मशवरा कर रहे हैं। इससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस इस बार आरजेडी की बैसाखी नहीं चाहती, पर ये साफ नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री का उम्मीदवार किसे बनाना चाहती है। कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर अपना बयान दोहराते हुए कहा कि अभी सीएम फेस पर बात नहीं हुई है। बिहार में अभी हम चुनाव पे फोकस कर रहे हैं और बिहार की जनता के मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है हमारा, और उसी पे चर्चा हो रही है और उसी पे काम हो रहा है। शुक्रिया। आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं सर? अभी बातचीत शुरू नहीं हुई भैया, जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। ऑल इज वेल भैया। आरजेडी का दावा है कि सभी सहयोगियों के बीच सीएम फेस पर सहमति बन गई है। चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तेजस्वी जी जो परिवर्तनकारी राजनीति के कारक के तौर पर
बिहार की जनता के, बिहार के लोगों के विश्वास को जीतने में सफल हुए हैं। उसके साथ सभी दल के नेता एक साथ चुनाव मैदान में जाने पर और इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जी जान से तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि वो बिहार में बी टीम बनकर नहीं रहना चाहते, पर कांग्रेस की इस तैयारी में महागठबंधन के सहयोगी दलों का कोऑर्डिनेशन डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। पटना से संवाददाता रवीश नारायण और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो सीएम फेस पर कंफ्यूजन है, पर कांग्रेस इस बार अपने दम पर बिहार में वापसी करना चाहती है और इस पर कांग्रेस को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और खुद राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। राहुल गांधी एक बार फिर 7 अप्रैल को बिहार आने वाले हैं और उससे पहले वो दिल्ली में 4 अप्रैल को कांग्रेस के 40 जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। राहुल गांधी बिहार कांग्रेस को मजबूत करने और चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। पिछले 1 महीने में 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। राहुल गांधी एक बार फिर 7 अप्रैल को पटना पहुंचने वाले हैं। उससे पहले वो दिल्ली में 4 अप्रैल को कांग्रेस के 40 जिले के अध्यक्षों के साथ बैठक भी करेंगे। तो कहीं कुछ मामला है, इसके चलते वो चाहते हैं कि पूरे बिहार में नए सिरे से हम ऑपरेशन करें और सारे जो कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, फिर से हम जीरो से शुरू करें और अकेले बलबूते पर कांग्रेस को बिहार में खड़ा करें। राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर सभी जिलाध्यक्ष उत्साहित हैं और दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और आने वाला समय में हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के कई रूप और रूपरेखा आपके सामने होगा और बहुत जल्दी होगा। दिल्ली में होने वाली बिहार कांग्रेस की बैठक को चुनावी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि बैठक का एजेंडा क्या है। तो राहुल गांधी सभी जिलाध्यक्ष से 1-to-1 मुलाकात करेंगे, सभी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेंगे। जल्द जिला कमेटी बनाने का निर्देश दिया जाएगा, प्रेजेंटेशन के जरिए रणनीति बनाई जाएगी और बूथ स्तर पर कैसे पार्टी मजबूत हो, इस पर चर्चा होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर राहुल गांधी बिहार में वापसी के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं, पर सीट बंटवारा और सीएम फेस पर फंसा हुआ पेंच अब भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। कल राहुल गांधी खुद तमाम जिलाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टिप्स ही नहीं देंगे, बल्कि साथ साथ आगे की राह भी दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, और ये बवाली बयान दिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि उनकी पहचान इतनी ही है कि वो लालू प्रसाद के बेटे हैं। अब इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेके गाल बजाना बहुत आसान होता है। कहीं ना कहीं ईर्ष्या और जलन होती है। चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना, ये कहावत वैसे लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें बिना किसी असुविधा के कामयाबी मिल जाए, क्योंकि वो एक संपन्न परिवार में जन्मे। इसी कहावत का इस्तेमाल दिलीप जायसवाल ने किया है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद का बेटा होने की वजह से बिना किसी संघर्ष के सब कुछ मिल गया, वरना उन्हें कोई पहचानता भी नहीं। पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव जी को कौन जानता, आप ही में से कोई बताइए। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेके गाल बजाना बहुत आसान होता है। कभी किसी गरीब का बेटा, लालू यादव जी बोलते हैं मैं समाजवादी नेता हूं, परिवारवादी नहीं हूं, समाजवादी हूं, लेकिन नेता बनाने के लिए बेटा ही मिलता है। दिलीप जायसवाल के इस बयान से बवाल मच गया। आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा बयान वही लोग देते हैं जिन्हें तेजस्वी यादव से जलन है। और आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी 17 महीने के कार्यकाल में जिस तरह से नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिए, नौजवानों को चेहरे पर मुस्कुराहट दिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाए, ये
कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय की सोच की परिधि के साथ वो लालू जी के गोद में पले बढ़े, उसका परिणाम है। और इस पर अगर दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं ईर्ष्या और जलन होती है तो ये उनका विषय है। तेजस्वी यादव पर दिए दिलीप जायसवाल के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। दिलीप जायसवाल का कहना है कि तेजस्वी की कोई व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान नहीं है। तो आरजेडी महागठबंधन की 17 महीने की सरकार में हुए काम गिनवा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे चुनावी वायरल की। इन दिनों सोशल मीडिया पर औरंगाबाद का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह और कांग्रेस विधायक आनंद शंकर मंच पर ही एक दूसरे से नोकझोंक करते नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मंच पर औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह सफेद कुर्ता पैजामा और भगवा गमछे में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। तभी बीच में एक दूसरा शख्स माइक हाथ में लिए मंच से बोलने लगता है। ये दूसरे व्यक्ति हैं कांग्रेस विधायक आनंद शंकर। आगे से जो आपने बोला, सुनिए मेरी बात, आप कटाक्ष की बात पर उठ के खड़े हो गए, दोबारा आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप खड़े हो तो सुनिए। हो गया, आप बैठिए, हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पूर्व सांसद और विधायक जी में जम के नोकझोंक हो रही है। आप कटाक्ष की बात पर उठ के खड़े हो गए, दोबारा आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप खड़े हो तो सुनिए। बताया जा रहा है कि ये वीडियो औरंगाबाद सदर प्रखंड के रायपुरा गांव का है, जहां आयोजित सत्यचंडी महोत्सव में इन दोनों को आमंत्रित किया गया था। पूर्व सांसद मंच से संबोधन कर रहे थे। इसी बीच उनकी किसी बात पर विधायक भड़क उठे और संबोधन के दौरान ही विधायक भी जोर जोर से बोलने लगे। हो गया, आप बैठिए। कुछ इस हद तक कि पूर्व सांसद को न चाहते हुए भी अपना संबोधन खत्म करना पड़ा और मंच से उतरकर जाना पड़ा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो आपने विधायक और सांसद की वायरल बहस देखी। अब एक और वायरल तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये तस्वीर संसद की है, जब AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को फाड़ दिया। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। और अब एक रोचक चुनावी जानकारी का वक्त है। जैसा कि मैंने आपसे शो की शुरुआत में कहा था, वैसे ये जानकारी रोचक है या फिर चिंताजनक है, ये आप खुद तय करिएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में पहली बार ऑन रिकॉर्ड चुनावी हिंसा या जबरन वोट कराने की घटना कब दर्ज की गई थी? ये सवाल काफी गंभीर है और चिंताजनक भी है। अगर हम इस सवाल के जवाब की बात करें तो वो साल था 1957 का और जगह बिहार का बेगूसराय। मौका बिहार विधानसभा चुनाव का और तब पहली बार एक उम्मीदवार ने न सिर्फ विपक्षी दल के उम्मीदवार के समर्थन में आए मतदाताओं को जबरन वोट देने से रोका था, बल्कि फर्जी तरीके से अपने पक्ष में वोटिंग भी करा ली थी। उस घटना को तब बूथ कैप्चर का नाम दिया गया था, जो बाद में चुनाव का बहुत चर्चित नाम हो गया। ईवीएम से वोटिंग शुरू होने से पहले
चुनाव में दबंग उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की ओर से बूथ कैप्चर की घटनाएं आम होने लगी थी, जिसके बाद अब ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया जाता है। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। पटना में संगठन चुनाव को लेकर आरजेडी की बड़ी बैठक। आरजेडी संगठन को विस्तार और मजबूत देने पर चर्चा। सीएम फेस को लेकर एक बार फिर कृष्णा अल्लावरू ने दोहराया अपना बयान। कहा अभी बात नहीं हुई, जब होगी तब बता देंगे। अल्लावरू के बयान से आरजेडी असहमत। कहा तेजस्वी के ही नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। बिहार सरकार के खिलाफ कांग्रेस का चार्जशीट कार्यक्रम। एनडीए सरकार पर अपराधियों का विश्वविद्यालय खोलने का लगाया आरोप। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का आरजेडी पर हमला। बोले आरजेडी 38% मतदाताओं की बात करता है, जनसुराज 100% बिहारियों की बात कर रहा। प्रशांत किशोर के बयान पर आरजेडी ने भी किया पलटवार। कहा बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं पीके, बोलना है तो सरकार के खिलाफ बोल के दिखाएं। प्रशांत किशोर के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा अपने सहूलियत के लिए राजनीति करते हैं प्रशांत किशोर। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का पदयात्रा जारी। यात्रा के दौरान वक्फ बिल को लेकर बीजेपी पर बरसे कन्हैया कुमार। बिहार में जोर शोर से स्थापना दिवस मनाएगी बीजेपी। सभी जिला मुख्यालय में लगेगी 70 साल की यात्रा की प्रदर्शनी। सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे कार्यकर्ता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी यादव पर निशाना। कहा चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए, लालू के बगैर उनकी कोई पहचान नहीं। दिलीप जायसवाल के बयान पर आरजेडी ने किया पलटवार। तेजस्वी यादव से जलने वाले कहते हैं ऐसी बात। लोकसभा में 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पास। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद करवाई वोटिंग। कांग्रेस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गंभीर आरोप। कहा मुसलमानों को डराती रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को अमित शाह की चुनौती। कहा सीएए के नाम पर इन्होंने भ्रम फैलाया। 2 साल में एक भी व्यक्ति की नागरिकता गई हो तो सदन के पटल पर रखें। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को फाड़ा। कहा मैं इस कानून को नहीं मानता। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दिया धन्यवाद। कहा वक्फ कानून से गरीब मुसलमानों को होगा सीधा फायदा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन का भी बयान। मदरसों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखती है सरकार। वक्फ संशोधन विधेयक पास होने पर जेडीयू सांसद संजय झा का बयान। कहा थोड़ी बहुत भ्रम की स्थिति थी, वो भी अब स्पष्ट हो गई है। वक्फ को लेकर विपक्ष के विरोध पर बोले चिराग पासवान। मोदी सरकार कुछ भी लेकर आती है तो उनके लिए वो काला दिन ही होता है। वक्फ बिल के लोकसभा में पास होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का बयान। निरंकुशता का परिणाम है ये बिल। वक्फ बिल पास होने पर विधायक चेतन आनंद का भी बयान आया सामने। समय के साथ बदलाव जरूरी। औरंगाबाद में पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह और कांग्रेस विधायक आनंद शंकर के बीच मंच पर नोकझोंक। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को इलाज के लिए दिल्ली एम्स में किया गया है भर्ती। कार्डियो क्रिटिकल केयर यूनिट में चल रहा है इलाज। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए